हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अब तक हमने ग्रामर और टेक्सचुअल पोर्शन पढ़ा है। तो अब आप बोलोगे कि हमको याद नहीं रहता है, तो आप इस लेक्चर को और आने वाले लेक्चर को मिस मत करना, क्योंकि अब जो मैं करवाने वाली हूँ वो है क्विक रिवीजन। क्योंकि आप सब पहले पढ़ा होगा तो आप भूल गए होंगे, बट ऑब्वियसली आपने देखा भी नहीं होगा, मुझे पता है आप सबका। तो क्विक रिवीजन में हम देखेंगे कि किस चैप्टर में क्या आता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्विक रिवीजन, जिसको हिंदी में हम पुनरावर्तन भी बोल सकते हैं। डिवीजन 1। तो सबसे पहले हमारे कितने चैप्टर से 9th चैप्टर सेट 2 में, तो उसमें हमने क्या देखा था। सबसे पहला पत्र एवं डायरी, दूसरा था कचकी से, तीसरा मत बांटो इंसान को, 4th कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, 5th दोहे, 6th तूफानों की ओर, 7th हार की जीत, 8 हंसना मना है, और 9 उलझन सुलझन। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। तो इनका फास्ट 2-3 लेक्चर में क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो खास जिन्होंने कोई भी लेक्चर मिस किया होगा वो ये देख ले, तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में आपने क्या मिस किया है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर पत्र एवं डायरी। पत्र एवं डायरी। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, थर्ड आश्वासन पत्र, फोर्थ अनुमति पत्र, फिफ्थ प्रार्थना पत्र, सिक्स्थ कार्यालयी पत्र, सेवन व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के हमने पत्र देखे थे। उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले निमंत्रण पत्र, जिसमें हमको किसी को इनवाइट करना हो उसे हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। बधाई पत्र, किसी को कांग्रेचुलेट करने के लिए पत्र लिखते, वो बधाई पत्र। आश्वासन पत्र, दिलासा देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो आश्वासन पत्र। अनुमति पत्र माने परमिशन लेटर, किसी भी जगह घूमने जाना है तो आपके पेरेंट्स को आप
को अनुमति देनी होती है, तो वो अनुमति पत्र माने परमिशन लेटर, प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट, किसी बात की हमें रिक्वेस्ट करनी है तो वो है प्रार्थना पत्र, कार्यालय, किसी भी ऑफिस रिलेटेड कोई हमें पत्र लिखना है तो वो है कार्यालय पत्र, और व्यवसाय, किसी भी जॉब के लिए हमें लेटर लिखना है तो वो है, और या किसी भी लेन देन के लिए, किसी चीज मंगवाने के लिए जो लेटर लिखते हैं उसे व्यवसाय पत्र कहते हैं। तो पत्र में हमें पता है कि गुजराती में राइट साइड लिखा जाता है और हिंदी में लेफ्ट साइड। जो एड्रेस है वो लेफ्ट साइड लिखा जाता है, फिर संबोधन जो होता है वो भी लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और लास्ट में जो लिखा जाता है वो भी लास्ट में हमें लिखना होता है। तो डायरी, पत्र एवं डायरी 7 प्रकार के तो देख लीजिए। फिर डायरी हम हर रोज लिखते हैं कि हमारी डायरी में हमें क्या लिखना है, कुछ अच्छी बातें लिखनी है, हमारे कुछ अच्छे मूवमेंट होते हैं वो लिखने हैं। तो क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए डायरी लिखते समय? पहले तो हिंदी में डायरी को दैनंदिनी कहा जाता है और दैनिक भी कहा जाता है। दैनिक कहा जाता है। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि डायरी लेखन में हमें क्रमबद्धता रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, दोपहर में क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, रात को क्या हुआ। पहले रात का, फिर शाम का, फिर दोपहर का, फिर सवेरे। ऐसा नहीं, सवेरे से लेकर रात तक का आपको क्रमबद्ध में लिखना है। और डायरी में हम जो लिखे वो हमें ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में लिखना है। बड़ा बड़ा लिखने जाओ, ऐसे लिखने जाओ तो हमारी डायरी तो 2-3 दिन में ही भर जाती है। ऐसा नहीं लिखना है। टॉपिक जो है मेन वो हमें लिख लेना है, और खास यह करना है कि उस डायरी में जब हम लिखे उस समय उसकी डेट लिखनी है, डेट लिखनी है, डे लिखना है, और क्या घटना घटी थी उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना हो। और डायरी में किसी के लिए कोई कमेंट्स नहीं लिखनी है, आलोचना नहीं लिखनी है, टीका नहीं लिखनी है। तो इससे डायरी से हमें क्या लाभ होता है? डायरी से हमें यह लाभ होता है कि जब कभी हमें पुरानी यादें ताजा करनी होती है तो हम इस डेट पर हमने ये कार्य किया था या हमारे साथ ये हुआ था, ये हम जान सकते हैं। डायरी से किसी के पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो हमें जानने को मिलता है। तो ये थी हमारा फर्स्ट चैप्टर, पत्र एवं डायरी। हमने अभ्यास और स्वाध्याय कर लिया है। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड एक खास कि लेफ्ट साइड हमें लिखना है
और दूसरा कि डेली रूटीन हमें लिखना है। फिर है कच्छ की सैर, दूसरा चैप्टर है कच्छ की सैर। कच्छ की सैर। कच्छ की सैर हमने गुजराती में भी की और हिंदी में भी की है ना। लेखक है हरीश रोहतिया। तो इसमें हमें कच्छ के बारे में बताया गया है कि कच्छ में कौन कौन सी स्थान है ऐसे जहां हम घूमने जा सकते हैं। इसका पूरा विवरण हमें इस पाठ में देखने को मिलता है। कच्छ गुजरात का एक जिला है। भारत की प्राचीन मोहेंजोदाड़ो की संस्कृति के अवशेष कच्छ में से मिले हैं। यहाँ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी इतना ही है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़ी रोचक तरीके से दी गई है। तो इसमें हमें दिया गया है कि गुजरात उनमें से भारत में कई सारे राज्य ऐसे हैं जो देखने लायक हैं। उसमें भी गुजरात एक अनोखा अलग सा राज्य है। यहाँ पे कई सारी ऐसी जगह है जहां हम घूमने जा सकते हैं। उसमें भी एक है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए ये कच्छ आकर्षण का केंद्र है। अभी रणोत्सव चल रहा है, तो रणोत्सव खत्म हो चुका होगा। तो रणोत्सव जब चलता है तब विदेशी लोग भी आकर यहाँ पे रहते हैं और व्हाइट डेजर्ट का मजा लेते हैं। तो एक बार आप ये चैप्टर रीड कर लो। क्योंकि कच्छ में पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शन के लिए जाने वाले प्लेसेस भी कच्छ में हैं। इसीलिए इनको म्यूजियम भी कहा जाता है। तो श्याम ख्याली से कच्छ का प्रवेश होता है। यहाँ पे रापर, जहाँ पे धोलावीरा, जो मोहेंजोदाड़ो की संस्कृति के अवशेष मिले थे, वो स्थल है धोलावीरा। यहाँ पे 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग मिला है। हमें प्राचीनता में
आधुनिकता के दर्शन होते हैं। फिर शाम ख्याली से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए हम भचाऊ पहुंचते हैं और वहां वो छोटा सा लेकिन बड़ा गांव है। वहां गांधीधाम है जो औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा आकर ठहरी थी। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा काशी कंडला बंदरगाह भी आया हुआ है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर आया हुआ है जो अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। वो 2500 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है जो भूकंप के कारण खंडित हो चुका था और अब वो फिर से उनका जीर्णोद्धार हुआ था, पुनर्निर्माण हो गया। मुंद्रा शहर मुख्य तहसील का मुख्य कार्यालय है। यहाँ उद्योगों का विकास होता है। समुद्र किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। यदि आपने देखा हो तो बड़ा ही सुंदर बीच है वहां पे पवन चक्कियां भी लगी हुई है। वहां पे ऊंट की सवारी भी होती है, खाने पीने भी होती है। तो मांडवी प्राचीन नगर है जिसमें राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण दर्शनीय बन जाता है। वहां VRTI ग्रामीण संस्था 72 जिन्नालय भी है। पास बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है। मांडवी से आगे चलते टुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नलिया शहर जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है गुजरात में, वो शहर, वहां पे एयरफोर्स की मेन बेस वहां पे है। नलिया से 1 घंटे की दूरी पर नारायण सरोवर भी है। नारायण सरोवर अति प्राचीन और पौराणिक और धार्मिक स्थान भी माना जाता है। कहा जाता है कि यह रामायण काल से मंदिर है। यहाँ पर रावण ने पूजा की थी, इस बात पर वो फेमस है। कोटेश्वर मंदिर है, वहां से रावण गुजरा था, इसीलिए वो प्राचीन है। सूर्योदय और सूर्यास्त भी वहां देखने को मिलते हैं और बड़ा आनंददायी माहौल बन जाता है। नारायण सरोवर से आगे लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज वहां पे मिली है, इसीलिए वहां पे एक गुरुद्वारा भी है। एक समय का वो समृद्ध, लेकिन आज उनको पुनः स्थापित करने की अवस्था में है ऐसा शहर जो आज भी देखने लायक है। एक किला है जहां बगल में पाद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, केमिकल मिलते हैं। साथ ही विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। फिर लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़े तो हाजीपीर की दरगाह आती है जो मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे पीर की मजार है, रेगिस्तान की झांकी यहाँ से हमें देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ते माता का मठ आता है। माता के मठ
माता के मठ का धार्मिक स्थान है। यहाँ पे नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान आते हैं। कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आता है और वहां पे आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन हमें कहाँ करने को मिलते हैं कि भुज शहर में हमें मिलते हैं। 2001 में भूचाल के कारण इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण करके अति सुंदर शहर बना दिया। मैंने आपको बात की थी कि 2001 में बड़ा भूचाल आया था, तब सबसे ज्यादा असर कच्छ को हुई थी और कच्छ पूरी तरह से तबाह हो गया था। लेकिन आज हमें जो भुज देखने को मिलता है वो एक नए स्वरूप में हमें देखने को मिलता है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खाड़वा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता रणोत्सव का आयोजन करती है। अभी मैंने आपको रणोत्सव के बारे में बताया। देश भर से लोग यहाँ आते हैं और सफेद रेगिस्तान को देखने की एक आनंददायी घटना है। जो मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ 4 महीने ही रण रहता है, बाकी उसमें पानी भर जाता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सुजान संस्था में यहाँ की प्रजा हस्तकला का परिचय देते हैं। कच्छी जो वर्क है वो सब यहाँ पे मिलता है। जैसन तोरल की स्मृति का में मंदिर बनाया है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधी धाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय है। इसीलिए गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन ने कहा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पे ये सब हमें देखने को मिलते हैं। इसका अनुवाद किसने किया हुआ है? महेश भाई उपाध्याय। तो इस चैप्टर के भी स्वाध्याय अभ्यास हमने कर लिए थे। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या याद रखना है वो हमें आज मैंने जो बताया वो इम्पोर्टेंट है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। जो जो शहर की बातें की है तो उसमें क्या फेमस है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। फिर है थर्ड, मत बांटो इंसान, चैप्टर नंबर 3। मत बांटो इंसान को, विनय महाजन।
इसमें हमें पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि इस काव्य को भी हमें याद करना पड़ेगा। तो एक बार मेरे साथ ही गायब करते जाना। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बेहद दूर है, उजियाला मेलों में बंटी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पैरा हो सूरज हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हको खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो यहाँ पे हमने इसका गायन किया। तो इसमें हमें क्या कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान, प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनवाकर भगवान को बांट लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसानों को भी मत बांटो। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी केवल धनी लोगों के घरों में है, गरीबों के झुंपड़ों में अब भी दीपक ही चल रहा है। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता के विचार अभी दुनिया में बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी चलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार से तरसते हुए हृदय को प्यार देना है। समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जाग जाए और अपने दरवाजे खोल ले। सबके घरों में आंगन में तभी समानता का प्रकाश और समानता की भावना फैलेगी कि हर आंगन में उसी तरह खुशी छाएगी जैसे बाग में बाहर आती है। विश्व में समानता का भाव फैलाने पर किसी पर जुल्म नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमने देखा कि सब आज कल जो लोग इंसान धर्म के नाम पर, देश के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें सब साथ मिलकर रहना चाहिए। तो एक बार
रीड कर लीजिए। तो आज का होमवर्क है डायरी लिखते समय हमें क्या ध्यान देना दूसरा कच्छ में देखने लायक स्थलों का नाम बताइए। थर्ड राष्ट्रीय एकता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो डायरी लिखते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो हमें लिखना है। फिर कच्छ में देखने लायक स्थलों के नाम लिखना है। फिर राष्ट्रीय एकता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आप क्या मानते हैं, राष्ट्रीय एकता क्या है, क्यों होनी चाहिए, तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो मिलते हैं हम अब
नेक्स्ट लेक्चर में जब हम 4th, 5th और 6th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।